सोचिए, एक ऐसा राजनेता जो 4 अलग-अलग पार्टियों में रहा हो और फिर भी अपने राज्य का सबसे बड़ा नेता बन जाए। ये कैसे मुमकिन है? आज हम सम्राट चौधरी के सियासी सफर को समझने की कोशिश करेंगे, जो आज की भारतीय राजनीति में खुद को बनाए रखने और आगे बढ़ने की एक असाधारण कहानी है। और यही सवाल सम्राट चौधरी की पूरी राजनीति के केंद्र में है। उनकी कहानी हमें पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, विचारधारा के लचीलेपन और सत्ता तक पहुंचने की जबरदस्त इच्छा शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को करीब से देखते हैं। उनके करियर को हम 6 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये बिहार की राजनीति का एक बेहतरीन केस स्टडी कैसे है। फिर बात करेंगे आरजेडी के साथ उनके शुरुआती दिनों की, उसके बाद बीजेपी में उनकी एंट्री, फिर ओबीसी वोटों को साधने में उनका रोल, उनके काम और विवाद, और आखिर में सत्ता के शिखर तक वो कैसे पहुंचे। बात शुरू करते हैं 15 अप्रैल 2026 से। इस दिन सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। लेकिन ये कोई आम शपथ ग्रहण नहीं था, वो बिहार के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री थे। उनका यहाँ तक पहुँचना हमें ये बताता है कि कैसे एक राजनेता बदलते हुए सियासी माहौल में न सिर्फ टिका रहता है बल्कि टॉप पर पहुँच जाता है। सम्राट चौधरी को राजनीति विरासत में मिली थी। उनके पिता शकुनी चौधरी और मां पार्वती देवी दोनों ही बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें राज्य की पेचीदा राजनीति को करीब से देखने और समझने का मौका बचपन से ही मिला। एक और दिलचस्प बात, उनका असली नाम राकेश कुमार था। तो कहानी शुरू होती है 90 के दशक में, जब उन्होंने अपनी राजनीति की औपचारिक शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से की। उस दौर में बिहार में आरजेडी सबसे मजबूत पार्टियों में से एक थी। लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में पार्टी सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों की राजनीति का केंद्र हुआ करती थी। लेकिन उनका शुरुआती करियर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। सोचिए, 1999 में वो राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री बने और फिर उसी साल उन्हें नाबालिग होने के आरोपों के चलते पद से हटा दिया गया। ये न सिर्फ उनके लिए एक झटका था, बल्कि इसने राज्य की राजनीति में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। इस घटना ने ही शायद उनके अंदर सियासी तौर पर टिके रहने की मजबूती भर दी थी। और ये घटना सिर्फ एक छोटा-मोटा विवाद नहीं था, ये एक बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दा बन गया था। इस मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा और तब की राज्य सरकार और गवर्नर के बीच काफी तनाव पैदा हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि उनका करियर शुरुआत से ही कितना हाई स्टेक्स रहा है। अब आते हैं उनके करियर के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे जरूरी मोड़ पर, उनका वैचारिक बदलाव। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक राजनेता अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को पूरी तरह बदल लेता है, और ये आज की राजनीति के बारे में हमें क्या बताता है। ये स्लाइड उनके पूरे सियासी सफर को एक नज़र में दिखाती है। समता पार्टी से आरजेडी, फिर जेडीयू और आखिर में बीजेपी, 4 अलग-अलग पार्टियां। अब इसे आप राजनीतिक अनुकूलनशीलता कहिए या फिर जैसा कि उनके आलोचक कहते हैं, राजनीतिक अवसरवादिता। ये जो वैचारिक बदलाव है वो कितना बड़ा है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। उनकी शुरुआत हुई आरजेडी की सामाजिक न्याय वाली राजनीति से, और बाद में उन्होंने बीजेपी की राष्ट्रवाद वाली विचारधारा को पूरी तरह अपना लिया। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, और उनके करियर को समझने के लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है कि बीजेपी में चौधरी का कद इतनी तेजी से क्यों बढ़ा? इसका एक बड़ा जवाब बिहार की चुनावी राजनीति की जटिलता में छिपा है, खासतौर पर वहां के जातिगत समीकरणों में। देखिए, बिहार में यादवों के बाद कोयरी या कुशवाहा समुदाय दूसरा सबसे बड़ा जाति समूह है। चुनाव में इनकी भूमिका बहुत ही निर्णायक होती है, और मजे की बात यह है कि ये समुदाय कभी भी किसी एक पार्टी का फिक्स्ड वोट बैंक नहीं रहा। इसीलिए बीजेपी के लिए इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना बहुत जरूरी था। तो जाहिर है 2023 में जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये एक सोचा समझा रणनीतिक कदम था, जिसका सीधा मकसद था कोयरी कुशवाहा वोट बैंक को बीजेपी के पाले में लाना। ये बीजेपी की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा था जिसके तहत वो अपने पारंपरिक वोट बैंक से आगे बढ़कर ओबीसी वोट बेस को मजबूत करना चाहती थी। अच्छा, राजनीति और रणनीति से हटकर अब जरा उनके काम पर भी नजर डालते हैं। जब वो मंत्री थे, उनके प्रशासनिक काम और उनसे जुड़े विवाद दोनों को समझना जरूरी है।
जब वो वित्त मंत्री थे उनके कार्यकाल में बिहार ने 10.64% की शानदार विकास दर हासिल की। ये भी दावा किया गया कि 2.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। लेकिन हाँ, इन आंकड़ों को देखते हुए ये भी याद रखना जरूरी है कि राज्य की आर्थिक चुनौतियां और जमीनी हकीकत क्या है। सोचिए 2.79 लाख करोड़ रुपए, ये बजट बिहार के इतिहास के सबसे बड़े बजट में से एक था। ये उनके आर्थिक विजन के स्केल को दिखाता है। इससे साफ पता चलता है कि वो राज्य में विकास की रफ्तार तेज करना चाहते थे। वहीं जब वो गृह मंत्री बने तो उन्होंने कानून व्यवस्था के उस मॉडल को अपनाने की कोशिश की जिसे योगी मॉडल भी कहा जाता है। एंटी रोमियो स्क्वाड, माफिया पर कार्रवाई, ये सब उनकी एक सख्त प्रशासक वाली छवि बनाने की कोशिश का हिस्सा था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, उनके करियर का दूसरा पहलू विवादों से भी घिरा रहा है। बार बार पार्टी बदलना, वो नाबालिग मंत्री वाला कांड और उनकी उम्र और शिक्षा को लेकर लगे आरोपों ने उनकी राजनीतिक छवि पर असर डाला है। इन विवादों की वजह से उनकी विश्वसनीयता पर सवाल भी उठे। तो आखिर में हम सम्राट चौधरी के पूरे सफर को कैसे देखें? इसे बिहार जैसे मुश्किल राज्य में राजनीतिक रूप से बने रहने और सही मौके पर सही चाल चलने का एक बेहतरीन उदाहरण कहा जा सकता है। तो देखिए, ये टाइमलाइन उनके पूरे सफर को एक नज़र में दिखाती है। आरजेडी में एक युवा मंत्री से लेकर बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य के सर्वोच्च पद तक पहुंचना, ये एक बहुत ही सधी हुई और रणनीतिक यात्रा रही है जो उनके राजनीतिक कौशल और महत्वाकांक्षा दोनों को दिखाती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, सम्राट चौधरी का करियर आज की राजनीति के बारे में क्या कहता है? क्या ये पॉलिटिकल एम्बिशन का एक ब्लूप्रिंट है या फिर विचारधारा से समझौते की एक कहानी? इसका जवाब शायद हमें भारतीय राजनीति की जटिल और लगातार बदलती प्रकृति को समझने में मदद करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।